अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 29 तारीख़ है, 29 जून। और कल हमने जो पढ़ा था लंग्स के बारे में, उसका जो हाफ़ पोर्शन हमने पढ़ा था और हाफ़ जो है वो कुछ रह गया था, तो आज मैं कंप्लीट कर देता हूँ इस वीडियो में। तो आप देखें, आपने पिछले लेक्चर में रेस्पिरेटरी पैसेज वे के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में लंग्स के बारे में आपने पढ़ना है और जो मैकेनिज़्म है, जो मैकेनिक्स है ब्रीदिंग का, उसके बारे में पढ़ना है। आपको पता है जो लंग्स हैं वो एलुलाई पे मुश्तमिल होते हैं। डिफरेंट एलुलाई आपस में मिलते हैं तो वो लंग बना देते हैं। और जो एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है, यानी कि कॉम्पैक्ट या सख्त नहीं होता। और इसी तरह जो एक ये एक पेयर के तौर पर मुश्तमिल होता है, यानी पेयर होता है राइट और लेफ़्ट लंग्स। जो राइट लंग है मेरे वो थोड़ा बड़ा होता है और लेफ़्ट लंग थोड़ा छोटा होता है। जो राइट लंग है वो 3 लोब्स पे मुश्तमिल होता है और जो लेफ़्ट है वो 2 लोब्स पे मुश्तमिल होता है। लोब कहते हैं जो सब आर्गन, एक आर्गन की जो सब डिवीज़न है उसको हम लोब कहते हैं, राउंड स्ट्रक्चर। तो इसका फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हार्ट होता है। ये देखिए, ये अगली पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हार्ट होता है, तो इसकी वजह से ये जो लेफ़्ट वाला लंग है ये क्या हो जाता है, ये छोटा होता है सिर्फ हार्ट की पोजीशन की वजह से। और जो राइट लंग है ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर मैं आपको क्लियर करूँ। यहाँ पे जो ये रिब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये देखिए रिब्स, ये रिब्स दोनों तरफ होते हैं और ये लंग्स को घेरे हुए होते हैं। और ये जो थोरेसिक कैविटी है, जो सीने वाली जगह है, सारी कैविटी है, उसकी हिफाजत करते हैं, लंग्स की हिफाजत करती हैं। इसके अलावा जो नीचे स्ट्रक्चर है, ये नीचे बिल्कुल ये डायाफ्राम लिखा है। अगर आप नीचे देखें, सबसे नीचे आ जाएं, डायाफ्राम लिखा है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है नीचे, इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। इसको ज़रा इस इमेज में क्लियर देखें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डायाफ्राम लिखा है ना, डायाफ्राम डोम। तो ये वाला जो नीचे स्ट्रक्चर है ये भी मसल से बना होता है और इसे हम कहते हैं डायाफ्राम। तो ये जो डायाफ्राम है, एक ये और जो पसलियों के दरमियान, यानी आपकी रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं, इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायाफ्राम हैं, इन दो चीज़ों का रोल होता है आपके इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। ये आपको इंटरकोस्टल मसल नज़र आ रहे हैं, आपकी रिब्स के जो अंदर मसल्स हैं जिनको हम गोश्त कहते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, गोश्त कभी लाए हों, तो जो पसलियों वाला हिस्सा होता है उसमें अगर आप देखें तो जो हड्डियाँ होती हैं उनके अंदर जो गोश्त होता है उसे हम यही इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स का किरदार है और दूसरा डायफ्राम का किरदार है। अब जो मैकेनिक्स है वो क्या होती है, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती कैसे है। तो बेटे इसको समझे ज़रा कि जैसे ही यानी हम सांस लेते हैं तो एयर हमारी जिस्म के अंदर कैसे आती है। तो देखिए, सबसे पहले ये बात समझें कि ये जो रेस्पिरेशन का अमल है, सांस लेने का अमल है, इसको हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो सारे मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर रहा होता है। और वो कंट्रोल कैसे करता है कि सबसे पहले जब ही आप कोई सख्त काम करते हैं, कोई वर्जिश वगैरह करते हैं, तो आपके जिस्म में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि कंटिन्यूसली हर सेल में रेस्पिरेशन हो रही होती है और हर सेल का जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होती है तो फ़ौरन से ब्लड जो है, आपका जिस्म जो है, ये मैसेज पहुँचाता है दिमाग को कि अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है दिमाग में, वो फ़ौरन मैसेज पहुंचाता है रिब्स को और डायाफ्राम को। रिब्स के इंटरकोस्टल मसल को मैसेज देता है और डायाफ्राम को मैसेज देता है कि जल्दी से आप दोनों स्ट्रक्चर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। तो इसके नतीजे में होता क्या है कि जो आपकी रिब्स के इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं और डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे आ जाता है। जब डायाफ्राम नीचे आ जाता है तो फिर जो थोरेसिक कैविटी वो उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही उस कैविटी का साइज़ बढ़ता है तो फ़ौरन से ही लंग के अंदर जो है वो प्रेशर कम हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है, जब तो लंग की फिर मजबूरी बन जाती है, तो फिर एयर जो है वो फ़ौरन से रश करती है आपकी नेज़ल कैविटी से और लंग्स में आ जाती है। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये इंस्पायरेशन का है। इसके बाद जो एक्सपायरेशन का मैकेनिज़्म है वो ये है कि जैसे ही एयर लंग्स के अंदर आ गई, फिर अब वो जो एयर है, जो फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है,
वो ब्लड में मिक्स होगी, यानी जो एलुलाई है ना वहाँ पे उन्होंने ब्लड के जो कैपिलरीज उसके साथ लगी हुई हैं वहाँ पे एयर मिक्स कर ब्लड में मिक्स कर दी। फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो ब्लड के अंदर थी वो उस एयर में शामिल होगी। तो अब ज़ाहिर बात है उसको बाहर निकालना है, तो अब ये जो उल्ट मैकेनिज़्म होगा वो एक्सपायरेशन का होगा। तो वो किस तरह से होगा कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम ये दोनों अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, और जैसे ही अपनी जगह पे वापस आएंगे तो कैविटी का एरिया कम होगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये फ़ौरन से लंग्स को दबाएंगे, तो लंग्स जो है वो एयर को बाहर निकालने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है जी एक्सपायरेशन का। अच्छा, अब ये एक दो वीडियोस इस पर मैंने कल शेयर कर दी थी और वो भी आप देख लेना। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर में बात है लंग्स के स्ट्रक्चर में, वो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, बुक के पेजेस से। चलें बच्चे, अब मैं आपको ना ज़रा रीड करवा देता हूँ। अच्छा, द लंग्स, ऑल दी एलुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। जितने भी एलुलाई हैं एक साइड पे वो मिलकर लंग बनाते हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरेसिक कैविटी। ये जो सीने वाली कैविटी है ना, इसके अंदर एक जोड़ा होता है लंग्स का। द चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये रिब्स जो होते हैं ना, पसली होती हैं, इसके 12 पेयर्स होते हैं, और ये चेस्ट वाल जो सीने की वाल है वो इससे मिलकर बनती है। एंड द रिब मसल कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, और रिब्स के दरमियान जो मसल होते हैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो काफ़ी बड़ा मोटा होता है और वो भी मसल से बना होता है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। इज़ प्रेजेंट बिलो दी लंग्स, तो वो लंग्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। द लेफ्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 लोब्स। आपको बताया है कि लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है, 2 लोब्स होते हैं। एंड द राइट लंग इज़ बिगर विथ 3 लोब्स। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। स्पॉन्जी हैं, नरम होते हैं, इलास्टिक हैं, यानी जिस तरह रबड़ है वो मूव कर सकता है, एक्सपैंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आसानी के साथ। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेजल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। तो लंग्स जो है वो उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो कि ब्रांचेस होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज की और वेन्स की। ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पे उसकी डायग्राम शेयर नहीं है, तो मैं वहाँ से आपको दिखा दूँगा कि लंग्स के अंदर जो चले वो मैं आपको ऐसे रीडिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है जी, ईच लंग इज़ एनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द आउटर पल्यूलर मेम्ब्रेन एंड द इनर पल्यूलर मेम्ब्रेन। तो ये जो देखें ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इर्द गिर्द लंग्स के बिल्कुल इर्द गिर्द 2 किस्म की मेम्ब्रेन्स हैं। जो आउटर है उसे हम कहते हैं आउटर पल्यूलर मेम्ब्रेन, और जो इनर है उसे हम कहते हैं इनर पल्यूलर मेम्ब्रेन। ये जो पल्यूलर वर्ड है इसका जो है ये कोई ख़ास वर्ड नहीं है, टर्मिनोलॉजी नहीं है, बल्कि ये लंग्स के लिए ही इस्तेमाल होता है, लंग्स की मेम्ब्रेन के लिए। और फिर उन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में क्या होता है, द मेम्ब्रेन्स एनक्लोज अ फ्लूइड विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर द फ्री एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द लंग्स। तो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड लिखा है दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, तो इस फ्लूइड का ये फ़ायदा होता है कि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स हैं या लंग्स हैं वो डैमेज नहीं होते। जिस तरह वो एक किसी चीज़ को लुब्रिकेट करने के लिए हम ऑयल वगैरह लगा देते हैं, तो ये इस तरह का एक फ्लूइड है जो कि इसको जो है वो ख़राब होने से बचाता है, मेम्ब्रेन्स को डैमेज होने से बचाता है। चलें जी, नेक्स्ट है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। द फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। तो यहाँ पे ब्रीदिंग की डेफिनेशन है कि ऐसी फिज़िकल मूवमेंट्स जो कि गैसियस एक्सचेंज के साथ मुंसलिक होती हैं उन्हें हम ब्रीदिंग कहते हैं। देयर आर 2 फेजेस ऑफ ब्रीदिंग, 2 फेज़ हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है जी, द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। तो रिब के जो मसल हैं, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स जो हैं जी बढ़ जाती हैं। एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त क्या होता है, साथ ही द डोम शेप्ड डायफ्राम, जो गुंबद नुमा शक्ल का डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड इज़ लोवर्ड, और वो नीचे हो जाता है। दीज मूवमेंट्स, ये दोनों जो मूवमेंट्स हैं, यानी कि इंटरकोस्टल मसल की मूवमेंट और डायफ्राम की मूवमेंट्स, इंक्रीज़ द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो ये क्या है, थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज़ कर देती हैं। विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स। तो फिर क्या होता है, लंग्स पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट, तो उसके नतीजे में क्या होता है, द लंग्स एक्सपैंड, लंग्स जो है ये बढ़ जाते हैं, एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीज़, और जो एयर प्रेशर है उनके अंदर वो क्या हो जाता है जी, डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, द एयर फ्राम आउटसाइड रशेज़ इनटू द लंग्स। तो फिर बाहर वाली जो एयर होती है वो रश करके लंग्स के अंदर आ जाती है।
किस लिए अंदर आती है? टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का प्रेशर बराबर करने के लिए। तो फिर इसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन। द ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी टू अ लार्ज एक्सटेंट, तो काफ़ी हद तक जो है ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं वो इनवॉलंटरी हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाउएवर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, हम कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं। जिस तरह अगर कोई सांस अपना रोकना चाहता है तो वो कितनी देर तक सांस रोक लेगा? थोड़ी देर तक रोकेगा तो उसके बाद उसका दम घुटने लग जाएगा। तो इसलिए ये इनवॉलंटरी हैं, तो इसको हम कंट्रोल सिर्फ थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। चलें जी, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, तो गैसेस एक्सचेंज के बाद क्या होता है? द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। तो जो इम्प्योर है, जो नाखालिस हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। द रिब मसल्स रिलैक्स, अब ये उसके उल्ट काम हो रहा है। रिब के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, और रिब्स को वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर लेके आते हैं। द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, जो डायफ्राम के मसल हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। एंड इट गेट्स इट रेज्ड डोम शेप, और जो डायफ्राम है ये दोबारा से अपनी गुंबद वाली शक्ल जो है वो हासिल कर लेता है, यानी अपनी शक्ल पे अपनी जगह पे वापस आ जाता है। और फिर होता क्या है इसके बाद? दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, तो इस सारे अमल के बाद जो चेस्ट कैविटी में जो स्पेस है वो कम हो जाती है। ज़ाहिर बात है दोनों चीज़ें अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। एंड इंक्रीजेज द प्रेशर ऑन लंग्स, तो लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, तो फिर लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और जो एयर है उनमें से वो बाहर निकल जाती है। ह्यूमन्स ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, तो नॉर्मल हालात में ह्यूमन 16 से 20 टाइम्स जो है वो पर मिनट ब्रीदिंग करते हैं। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि रेस्ट की हालत में 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एमसीक्यू के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के सेंसिटिव है, यानी उसको जल्दी महसूस कर लेता है। व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड जॉब करते हैं, आवर मसल सेल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हमारे मसल में क्या होता है जी? रेस्पिरेशन हो रही होती है एट अ ग्रेटर रेट, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। इट रिजल्ट्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा हो रही होती है। विच इज़ रिलीज इन द ब्लड, तो जो कि ब्लड में मुसलसल रिलीज़ हो रही होती है। दिस ग्रेटर दैन नॉर्मल कंसनट्रेशन, ये जो कंसनट्रेशन है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्या करती है? स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है, उसे मैसेज देती है, हाँ भैया अपना काम करें। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड्स मैसेज, तो फिर वो अपना काम करता है और वो अपना मैसेज भेजता है, किधर भेजता है? टू द रिब मसल्स एंड डायफ्राम, रिब्स मसल्स को और डायफ्राम को। किस लिए भेजता है? टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ ब्रीदिंग के रेट को या शरह को बढ़ाने के लिए। तो फिर होता क्या है? सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, तो फिर जो एक्सेस यानी कि ज़्यादा मकदार में इजाफी वाफिर कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी में मौजूद होती है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इस पूरी मशक के दौरान या अक्सर वर्जिश के दौरान और अदर हार्ड फिजिकल वर्क्स, या अगर हम कोई मुश्किल काम कर रहे हों, द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, तो फिर ब्रीदिंग रेट जो पहले नॉर्मल था वो अब बढ़ के 30 से 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। यानी पहले जो नॉर्मल था वो 16 to 20 टाइम था और अब ये 30 to 40 टाइम हो जाता है। नीचे आखिरी डायग्राम आप देख लें, उसमें ये जो पहले नंबर पे है स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन, इसमें आपको रिब्स और डायफ्राम एक्सपैंड नज़र आ रहा है, थोरेसिक कैविटी बड़ी हुई है और ईयर जो है वो मूव कर रही होती है। जो दूसरी डायग्राम है उसमें स्टेप्स ऑफ एक्सहेलेशन है, तो आपको देख लें कि ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं मसल्स और डायफ्राम, और एरिया कम हो जाता है और ईयर जो है वो बाहर मूव कर जाती है। उसके बाद 2 वीडियोस जो मैंने आपको दिखाई हैं वो आप देख लीजिएगा। तो ठीक है जी बच्चों, आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।